पत्नी के पास ये 5 सबूत नहीं है तो दहेज केस खत्म हो जाएगा, दहेज केस नहीं चलेगा। क्या सिर्फ आरोप लगाने से ही केस चल सकता है? एंड क्या उस केस में आपको आरोपी साबित किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना एडवोकेट सोनू सिंह। जो दहेज केस है ना, वैसे तो 2024-2025 में टाइम टू टाइम बहुत बार मल्टीपल टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी बार गाइडलाइंस इशू की गई हैं। काफी बार ऐसी जजमेंट रूलिंग ऐसी दी गई जो ये कहता है कि अगर दहेज का कोई केस है और उसमें सिर्फ आरोप लगा दिया गया है एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं कि अगर वो चीजें नहीं है तो ऐसे केसेस का ट्रायल भी नहीं चलेगा। क्रिमिनल ट्रायल जो है वो भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे काफी बार जजमेंट में लिखा है, ब्लड एलिगेशन विदाउट स्पेसिफिक एविडेंस आर नॉट सफिशिएंट टू कंटिन्यू क्रिमिनल ट्रायल। आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन से 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। बताया गया कि अगर आपके केसेस में वह नहीं है तो आपका जो केस है नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी चलता है आज के टाइम में। लेकिन यह इन ग्राउंड पे आप काम करके अपने केस को अपने फेवर में ले सकते हैं। चलिए साथियों बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए आरोप लगने से कोई भी केस साबित नहीं होता। अगर आपकी भी बहू ने दहेज केस लगाया है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है, वैवाहिक जो लड़ाई होती है उसको आप दहेज उत्पीड़न का रूप नहीं दे सकते। मतलब कि आपकी जो लड़ाई थी वो आपसे डिस्प्यूट था हस्बैंड वाइफ का लेके, जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है वो दहेज को लेकर की जाती है। और ये कानून जो बनाया गया था यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में इसका इतना मिसयूज हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन से 5 पॉइंट है, एविडेंस है कि अगर आपके केस में नहीं है तो आपका केस आपके फेवर में होने वाला है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं आपको बताता हूं, डेली हम कोर्ट में देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो आरोप होते हैं, जो एलिगेशन होते हैं, वो समझने की जरूरत है। आपको 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक एंड एक होता है जनरल। अब इसमें डिफरेंस समझिए। देखिए कोर्ट का ये मानना है कि जो एलिगेशन एक FIR रजिस्टर्ड होती है जिसमें यह बताया जाता है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने और ससुराल के पक्ष रिश्तेदारों ने दहेज मांगा और दहेज मांगने की एवज में मुझे परेशान किया जा रहा है, सबसे ज्यादा लाइन देखने को मिलती है। अब यह लाइन FIR में होती है। जो आज के टाइम में बता रहा हूँ, कोर्ट इतनी जो एक्शन लेती है, जो एलिगेशन है जनरल एलिगेशन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ नहीं है। ना तो पार्टिकुलर समय बताया गया है, ना तो टाइम बताया है, किसने मांगा, कब मांगा, कैसे मांगा, क्या मांगा, यही वो 4 वर्ड हैं। बहुत अपने आप में इस जनरल को स्पेसिफिक बना देता है। मतलब कि किसने कब कहा, कैसे कहा, कि अगर ये सब चीजें FIR में आ गई हैं, आपके पास FIR है या फिर आपके रिश्तेदार की, आपका भी कोई खुद का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अगर ये दहेज का केस चल रहा है तो चेक कीजिएगा। अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो आपका जो केस है कोर्ट ने खुद माना है। कोर्ट खुद टाइम टू टाइम हर जजमेंट में, देखिए पार्टिकुलर हर जजमेंट के फैक्ट सेम नहीं होते, लेकिन जो गाइडलाइंस दी जाती है वो सभी केसेस में एप्लीकेबल होती है। 19 दिसंबर 2025 की ये जजमेंट है साथियों। आपको ये जजमेंट चाहिए और पढ़नी है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा WhatsApp नंबर मिल जाएगा, वहां पर जा करके हमसे चैट कर सकते हैं और ये जजमेंट आपको PDF में मिल जाएगा। तो साथियों ये तो था फर्स्ट पॉइंट कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। साथियों पॉइंट नंबर 2 पर आ जाते हैं। अब मेडिकल एविडेंस क्यों जरूरी है? ये आरोप लगाए जाते हैं कि मुझे मारा गया, पीटा गया, ऐसे में मेडिकल एविडेंस होना बहुत जरूरी है। मात्र बोल देने से, एक महिला बोलकर आरोप लगा रही है तो बोल देने से वो मेडिकल रिकॉर्ड नहीं बनता जब तक कि उसके पास MLC या फिर कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। और ऐसे में अगर कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो जो आरोप लगाए गए हैं वो डाउटफुल रहते हैं और इसी का बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। मतलब कि जो हस्बैंड पक्ष है वो इसका बेनिफिट ले सकता है साथी, और जहाँ पर डाउटफुल होता है उसका बेनिफिट मिलता है। कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है, वो इस चीज को साबित ही नहीं कर पाते। साथियों पॉइंट नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखिए जो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही चीजें हैं जो इस दहेज केस को अगर FIR में नहीं है, आपके केस में नहीं है, आपका केस आपके फेवर में स्ट्रॉन्ग बनाएगा और एंड आपकी जो वाइफ है उसका केस बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। और सेकंड चीज, ऐसे केसेस का आपको डेफिनेटली
वर्क करके जीतना चाहिए। और अगर आप अपने केस वर्क नहीं कर रहे हो, देखिए काम तो वकील साहब करते हैं, लेकिन आपको भी जानकारी होना बहुत जरूरी है और आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। साथियों पॉइंट पर आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस, हर केस में विटनेस अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि देखा जाता है कोर्ट में आके उनकी गवाहियां भी होती हैं, इसलिए जो है विटनेस बनाए जाते हैं। अब दहेज वाले मैटर्स में या फिर डोमेस्टिक वायलेंस अगर है तो उसमें इंडिपेंडेंट विटनेस अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मात्र सिर्फ वाइफ के बोल देने से, उनके मैके पक्ष की तरफ से बोल देने पर या फिर उनके पेरेंट्स की गवाही से हो जो है सारा केस नहीं चल सकता। आपका पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई ऐसा रिश्तेदार जो दोनों के बीच में कॉमन हो, ना तो ऐसा रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो या फिर आपने कोई पंचायत उठाई, कोई पंचायत बुलाई थी सेटलमेंट के लिए, कभी तो हम उन पंचायत में जो मेंबर्स थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, आपको जो है विटनेस बनाना पड़ेगा और ये बनाना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि सिर्फ पत्नी और उसके माँ बाप के स्टेटमेंट पे केस आप वन साइड नहीं देख सकते हो, ये भी बात कही गई है। साथियों उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट। साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथियों अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इसको फॉलो कर लें और फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर लें। वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं शॉर्ट में अपने केस के बारे में, 1 to 1 अपने केसेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है एंड वो केस किस स्टेज पर चल रहा है और कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। काफी बार पार्टी को ये नहीं पता होता कि हमारे केस में क्या चल रहा है अभी तक। तो अगर कोई भी आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर चैटिंग करके चलिए इसके बाद हम आते हैं कंटेक्ट रेस कंप्लेंट। अब ये ऐसी कंप्लेंट है जो यह बताती है कि घटना कब हुई थी। एक ऐसी कंप्लेंट दी है जिसमें पूरी घटना का सार लिखा गया है। कहने का मतलब है अगर आपके साथ में, एग्जाम्पल बताता हूँ, किसी लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है, मारपीट होती है एंड दहेज मांगा जाता है XYZ एंड जो आरोप लगाए गए हैं इस टाइम हुआ था, उसने उसी टाइम पुलिस को कॉल करके, कॉल मतलब कि उसने अप्रोच किया 112, उसने 112 बुलाई, महिला सेल ने उसे अप्रोच किया है ना, मतलब कि उसने कोई भी हेल्पलाइन नंबर को यूज किया। अगर नहीं किया तो ध्यान रखो डिले इन FIR या फिर डिले इन कंप्लेंट इक्वल टू वीक केस, क्योंकि कंटेम्प्रेरी कंप्लेंट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अगर मैं फिर यही कहूँगा FIR में ये चीजें हैं फलाना, मतलब कि उस पार्टिकुलर डेट पर मेरे साथ मारपीट हुई, मैंने 112 बुलाई, 112 आई और उसकी क्या रिपोर्ट रही, वो सारी चीजें अगर हैं केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर आपका बचना मुश्किल है। लेकिन ये चीजें नहीं है, लेक ऑफ एविडेंस FIR में कुछ भी नहीं है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है। और ऐसे में लेट अगर कंप्लेंट की गई है तो कोर्ट भी मानती है कि ये तो बदला लेने के लिए या फिर रंजिश में FIR लिखाई गई है, क्योंकि इतने सालों से FIR नहीं थी और आते 7-8 साल बाद एकदम से FIR रजिस्टर्ड हो जाती है कि दहेज मांगा, या कि अगर दहेज केस मांगा गया तो उसके ऊपर आगे आते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स। साथियों अब आ जाते हैं 5वें पॉइंट पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसमें भी, क्योंकि आज का टाइम है डिजिटल पूरा जमाना, तो बिना कॉल व्हाट्सएप के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्या आपके साथ में ये चीजें हो रही थी तो ऐसा कोई सबूत दीजिए या फिर ऐसा कुछ दिखाइए, डॉक्यूमेंट पे दिखाइए कि अब आपको मारा गया, पीटा गया, आपसे दहेज मांगा जा रहा है, उस डेट पर उसने ये मांगा है, उस डेट पर उसने ये मांगा, या फिर आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी रिश्तेदार के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, उनकी प्रेजेंट वहां पर थे या नहीं थे। यह वो चीजें हैं। मैं फिर यही कहूंगा अगर फाइल पर डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएगा केस को साबित करने में, और यहीं से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जिस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है वहां पर प्रोसिक्यूशन फेल है, वो अपने केस को साबित नहीं कर पाया, मतलब कि जो आरोप है लगाए गए थे उसको साबित ही नहीं कर पाया। इनका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं तो देखिए, टाइम टू टाइम वैसे तो आज के टाइम में इतनी मल्टीपल FIR रजिस्टर्ड होती हैं जो सारी फॉल्स केस होते हैं, और आपको हल्का सा अवेयर रहने की, अपने केस पर काम करने की जरूरत है। अगर ये जो पॉइंट्स मैंने 4 पॉइंट बताए हैं फटाफट से बता देता हूँ। स्पेसिफिक एलिगेशन बाद ऊपर वर्क करना है आपको, तो उसके बाद विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस होना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होना बहुत जरूरी है एंड मेडिकल रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यही वो चीजें हैं जिसके ग्राउंड पर आगे जो हैं, यही वो लीगल ग्राउंड है
जिसके ऊपर आपका डिफेंस जो है क्रिएट होता है और आप एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेके अपने आप को इन फॉल्स केस से बचा सकते हैं। यही वह पॉइंट है जिससे आप काम करो अपने केस पर और कहीं केस को आप नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ आप डेट पर जा रहे हैं, आ रहे हो। नहीं, आज के टाइम में ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने केस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मैं फिर यही कहूँगा, मल्टीपल टाइम अगर केस में, पहली बात तो फैमिली वालों को कोर्ट आजकल इन्वॉल्व नहीं करती। अगर एक्टिव रोल नहीं है और अगर फिर भी नाम आ जाता है, तो एक्टिव रोल नहीं है, तो आप हाई कोर्ट जाकर उसको क्वेश भी करा सकते हैं और आपके पास ये अधिकार भी है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। काफी एफआईआर जो दहेज केस के मामले में रजिस्टर्ड होती हैं, बट एक्टिव रोल न होने की वजह से, और यही जो लेक ऑफ लीगल ग्राउंड है नहीं है, जिसकी वजह से एफआईआर क्वेश करी भी जाती हैं। देयर आर द मल्टीपल जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, और ऐसे में जो भजन लाल का जजमेंट है वो रामबाण है। एंड इस जजमेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। हमसे चैटिंग के माध्यम से इस जजमेंट की पीडीएफ ले सकते हैं सर। आई होप कि ये लीगल जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आपकी पत्नी की हल्की सी देरी का फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि कंप्लेंट देर से रजिस्टर्ड है तो कोर्ट भी पूछती है साथियों। कोर्ट भी कहते हैं कि भाई आपके साथ अगर गलत हुआ है तो तब आप कहाँ थे, अब आप इतनी देर से क्यों आए हो। वो जस्टिफिकेबल नहीं होता, क्योंकि वो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। और ऐसे में देखिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस वही होते हैं जहां पर मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता उसको रिक्रिएट करने का। तो जिसके साथ एक्चुअल में होता है, ऐसी बात नहीं, 10% जिनके साथ एक्चुअल में भी होता है, और अगर वो जस्टिस के लिए कोर्ट में आती है तो उनको थोड़ा सा अपने केस में वर्क करने की जरूरत है। अगर आपको ये लीगल जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब भी कर लें। और साथियों, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और साथियों, अगर हमसे ही अगर आप बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर हमसे चैटिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, फिर मिलते हैं हम किसी लीगल नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।